हाँ जी, वेलकम टू फिजिक्स फीवर। आज हमारा सी का है डे 1। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स से। आज कंप्लीट सिविक्स हम पूरी कर देंगे। आपके 8 चैप्टर हैं सिविक्स में, सिविक्स आज खत्म कर देंगे। इसके साथ आपको जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा उसमें हम सिविक्स के और बाकी आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं एसएसटी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे और उनका भी वन शॉट लेंगे जल्दी ही। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी सिविक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। And then you'll die. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1 विच इज योर और यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर विच इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। 448 आर्टिकल्स के कंप्राइज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हो गया था, आज़ादी से 1 साल पहले, और 1949 में जाके कंप्लीट हुआ था। कब? 26 नवंबर को। आसान सी बात है, याद रखिएगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ था, इफेक्ट में आया था। एक बार और देख लीजिए। 1946 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट करा था लिखना इसे? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। एंड देन इन 1949 26 नवंबर को जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पूरा हो गया था, ठीक है। एंड देन आफ्टर 2 months इन 26 जनवरी 1950 में जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, इफेक्ट में आया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 लोग थे। उसे चेयर कौन कर रहे थे? चेयर कर रहे थे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें कहा जाता है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखते हुए चलिए साथ में। अब ये देखते हैं कि व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत होती है? देखिए, एक साइकिल है जो समझिएगा। सबसे पहले तो लिख के बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा? क्राइम रेट बढ़ेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो लोग अपनी मर्जी की करेंगे, जैसे लोगों के दिल में आएगा वैसे चीजें चलेंगी, और क्या कहेंगे, रकस क्रिएट होगा, क्योस होगा, है ना। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो भी लोग हैं, अब जैसे क्राइम हो रहा है तो क्राइम को रोकने के लिए भी क्राइम करना पड़ेगा, तो क्राइम और ज़्यादा बढ़ेगा, तो लोग और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे उसके चक्कर में। जब लोग डिस्टर्ब होंगे, लोग अपना काम सही से नहीं कर सकेंगे, लोग पीसफुली नहीं रहेंगे, तो एक कंट्री के डेवलपमेंट पे और फंक्शनिंग पे, ओवरऑल फंक्शनिंग पे फर्क पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप ये होगा कि भाई कंट्री का डेवलपमेंट, उसके मॉडर्नाइजेशन रुक जाएगी, एक कंट्री का इवोल्यूशन रुक जाएगा, वो बैकवर्ड मूव करने लगेगी, बैकवर्ड इवॉल्व होने लगेगी। चलिए, ठीक है। तो इसलिए एक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आपको 2 कहानियां बताई गई हैं। ऑफ सबसे पहले एक केस स्टडी है ऑफ नेपाल, कैसे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस के थ्रू मोनार्की से डेमोक्रेसी आई, उसके बारे में है। सेकंड फिर आपको स्कूल की स्टोरी दे रखी है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि भाई कैसे जाके आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आता है, किस तरह से क्या पावर होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एट एन इंडिविजुअल लेवल, हाउ प्रैक्टिकल इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इसके बाद आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स अब आप जरा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला पॉइंट होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मींस भाई डिवीजन ऑफ पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है पंचायती राज का, हम लेते हैं आपकी क्लास के लिए सेंट्रल लेवल का एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद उससे कम पावर होती है स्टेट लेवल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद उससे कम पावर होती है लोकल लेवल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये अपने अपने एरिया में इनके पास पावर होती है। इनकी जुरिसडिक्शन सही वर्ड नहीं है, जुरिसडिक्शन, इनके पास इनकी पावर होती है एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग लेवल पे। हाँ, तो फेडरलिज्म में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जिससे किसी एक के ऊपर लोड ना पड़े, काम को डिवाइड करा जा सके, इसलिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी सेकंड चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप यू क्रॉस द एज ऑफ 18 और यू केम एट द एज ऑफ 18, तब आपको एक राइट मिल जाता है टू राइट टू वोट, विच इज यू कैन ऑल्सो से दैट एज यूनाइटेड अडल्ट फ्रेंचाइज। In United Adult Franchise,
an individual of the age of 18 or more than 18 can cast their vote. It becomes their national right. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आपकी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है भाई? गवर्नमेंट ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बल्कि 3 पार्ट में गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला है आपका लेजिस्लेचर, फिर है आपका एग्जीक्यूटिव जो भी आप बोलना चाहो, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन होता है? जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कानून को एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी कानून को इंटरप्रेट करती है। कानून में कोई बदलाव लाना है, कोई चेंज लाना है या कानून को खत्म करना है, तो उसका काम किसका होता है? जुडिशरी का। लेजिस्लेचर कानून बनाता है। कौन कानून बनाते हैं? पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो कानून बनाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हो गए वो सब आपके कौन होते हैं? एक लेजिस्लेचर। लोकसभा में जो एमपीज बैठते हैं, राज्यसभा में जो एमपीज बैठते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब आपके इसके अंदर आ गए, लेजिस्लेचर के अंदर आ गए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव वो लोग जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग। जुडिशरी में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट्स, जो लोग कानून को इंटरप्रेट करते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फंडामेंटल राइट, बहुत आसान सी चीज जो हम सबको मालूम है। फंडामेंटल राइट्स, एक बात आप और इसमें मेंशन कर लीजिए, फंडामेंटल राइट की डिस्कशन जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में है, और इसके बाद कंटिन्यू होता है 19 से लेके 22 तक। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा है 14 to 18 तो दिस इज द मोस्ट राइट आंसर। इसके बाद आगे और भी चीजें दे रखी हैं और भी अलग तरह के, बट फंडामेंटल राइट मोस्टली डिस्कस्ड इन आर्टिकल 14 to 18। चलिए, तो अब मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ व्हाट आर द फंडामेंटल राइट। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि हर इंसान इन द साइड ऑफ लॉ इक्वल है, नो मैटर वो गरीब है, वो अमीर है, वो गोरा है, वो काला है, या वो किसी भी बैकग्राउंड से आता है, उसका क्या रीजन है, उसकी क्या कास्ट है, डजंट मैटर, इन द आइज ऑफ लॉ सब लोग बराबर हैं। सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम। आपके पास फुल फ्रीडम है, आपको जो करना है वो करिए, बट कानून के दायरे में रहकर। तीसरी चीज है आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जहां पे भी आप कोई बर्बरता होते हुए देख रहे हैं, जहां पर भी कहीं एक्सप्लॉइटेशन बर्बरता होते हुए देख रहे हैं, या फिर कहीं भी कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, कुछ भी गलत काम हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, ये आपका राइट है। इसके बाद आपकी चौथी चीज आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब होता है कि भाई आपके पास पूरा राइट है अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने का, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। फिफ्थ इज योर कल्चर एंड एजुकेशन राइट। भाई आपके पास पूरा राइट है, आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस करिए, आप अपने एंड अपने आपके कल्चर को प्रैक्टिस करिए। एंड सेकंड इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में होता है कि भाई हर किसी इंसान के पास बेसिक एजुकेशन का राइट है। आप किसी भी इंसान को, बच्चे को एजुकेशन से नहीं रोक सकते, जो उसका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज। भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये फ्रीडम देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको उससे कोई नहीं रोकेगा। इससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। अगर कोई आपको रोक रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे पनिशमेंट देगा। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट की फीचर और चैप्टर खत्म करते हैं, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी जरा से एक डेफिनेशन समझ लीजिए। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म इज व्हेन जब आपके पास ये फुल फ्रीडम है अपने रीजन को प्रैक्टिस करने का, और एक रीजन दूसरे रीजन को ओवरसाइड नहीं कर सकता। मतलब किसी भी और एक रीजन प्रैक्टिस करने वाला इंसान दूसरे रीजन प्रैक्टिस करने वाले इंसान को नहीं दबा सकता, और आपके पास अपना राइट है। तीसरी चीज, गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन योर रिलीजन मैटर्स। गवर्नमेंट अलग है, रिलीजन अलग है, आप अपना रिलीजन आराम से प्रैक्टिस करिए, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर आपके मैटर्स में नहीं करेगी। चलिए, ये चैप्टर आपका होता है खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं सेक्युलरिज्म। मैंने अभी आपको बताया, जब आपके पास कंप्लीट राइट है अपने रिलीजन को जब आपके पास कंप्लीट राइट है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का, और आपको कोई अपने रीजन को प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकता। तीसरी चीज, कोई भी एक रीजन दूसरे रीजन को
दबा नहीं सकता, सप्रेस नहीं कर सकता, सब्जुकेट नहीं कर सकता। चौथी चीज़ होती है कि भाई एक रिलीजन, कोई भी अपने रिलीजन प्रैक्टिस को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कभी भी। अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उससे, तब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी रिलीजन मैटर में। दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट? भाई एक स्टेट को अलग करने की जरूरत क्यों है, गवर्नमेंट को अलग रहने की जरूरत क्यों है फ्रॉम रिलीजियस मैटर्स? भाई अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी किसी भी रिलीजियस मैटर में, तो ये कहा जा सकता है कि भाई आप किसी एक रिलीजन के साथ को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, या किसी एक रिलीजन को कम सपोर्ट कर रहे हो, या फिर किसी एक रिलीजन को ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो देन अदर। ठीक है, तो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है सारे रिलीजन्स को से दूर रहती है, किसी से अपना कोई कनेक्शन नहीं बना के रखती ज्यादा। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? इंडियन सेक्युलरिज्म जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, दैट वन रिलीजन that one religious community does not dominate an other. Second is the that some members do not dominate other member of the same religious community. Third, that the state does not enforce any particular religion nor take away any religious freedom of any individual. ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस खत्म। एक चीज और है कि भाई अब इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, दैट, अरे यार, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में ये सेक्युलर और सेक्युलरिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इस सब के बारे में, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, ये सब के बारे में डिस्कस करा गया है कि भाई कैसे सेक्युलर एक्टिविटीज अलग हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज अलग हैं, कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। इन सब का जिक्र कौन से किस में हुआ है? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, भाई हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर जो होता है वो कानून बनाता है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कैसे कानून बनाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इट। और पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस आपका होता है लोकसभा, अपर हाउस आपका होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं 543। इससे पहले राज्य लोकसभा में 2 सीट्स और होती थी, 2 रिजर्व सीट्स होती थी ऑफ एंग्लो इंडियंस। आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इन पावर, उन्होंने वो 2 सीट्स हटा दी। अब आपके अगर सवाल आता है कि भाई हाउ मेनी इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर देयर इन लोकसभा, या हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर इन लोकसभा, तब आपको बताना है देयर आर 543 इलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस जो होता है उसमें होते हैं 250 सीट्स। ठीक है, जो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं राज्यसभा में, अपर हाउस में, वो सब लोग इलेक्टेड होते हैं बाय हुम? बाय द एमएलएज ऑफ स्टेट असेंबलीज। और लोकसभा में जो लोग इलेक्ट होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? उन्हें कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में मेजोरिटी पाने के लिए एक पार्टी को 272 सीट्स चाहिए टू गेन द मेजोरिटी एंड टू बिकम द रूलिंग पावर ऑफ द कंट्री। रूलिंग पार्टी जो होती है उसका जो वो अपना एक कैंडिडेट सिलेक्ट करती है जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है। लोकसभा के अंदर आपके लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होते हैं और लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होता है, जिसे आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और अब इसमें और कुछ है नहीं। पार्लियामेंट में एक चीज और है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ बैठते हैं? रिसाइड करते हैं इन द पार्लियामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, चलो 543 जो लोकसभा के मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, इसमें 2 लोग और होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन। बट आफ्टर द ईयर 19 कह रहा हूँ 2014, एंग्लो इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हटा दी गई है। अब 2019 में जो एक कानून भी आ गया उसके बाद से ये प्रोविजन एंग्लो इंडियन वाला हटा दिया गया है। तो अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा, हाउ मेनी इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर देयर इन लोकसभा, तो आप कहेंगे 543 इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर देयर इन लोकसभा एंड 0 नॉमिनेटेड। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं द रोल ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट का क्या रोल है एक कंट्री के डेवलपमेंट में, एक कंट्री की फंक्शनिंग में? पहली चीज है टू सेट द नेशनल गवर्नमेंट, बहुत आसान सी बात। दूसरी बात है टू कंट्रोल एंड गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को आप अपनी परेशानी कैसे बताओगे? अपने जब आपके रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जाएंगे तभी तो वो बताएंगे ना कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता कि भाई अलीगढ़ में बैठे एक इंसान को ये प्रॉब्लम आ रही है? बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव।
भाई आप एक एमएलए चूज करते हो, एमएलए जाके एमपी को बताता है, एमपी जाके अपने पार्लियामेंट में जाके वो चीज डिस्कस करता है। आपने एक लाइन सुनी होगी दैट डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। भाई लोग जो आम ही वो आम लोग होते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, फिर जाके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो क्या इश्यूज रेस करते हैं, आपके इश्यूज रेस करते हैं, और उनको वहां तक पहुंचाता कौन है, आप लोग पहुंचाते हैं अपने वोट देकर। तो डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड बाय द पीपल। ये बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी। ठीक है, एक यहाँ पे एक चीज है कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अभी पढ़ते हैं क्या क्या है, बट सबसे पहले समझ लेते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जब भी दो पार्टीज एक साथ आके, या दो से ज्यादा पार्टीज, एक से ज्यादा पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज एक साथ आके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, मेजोरिटी मार्क को क्रॉस करती हैं और रूलिंग पार्टी बनाती हैं इन द पार्लियामेंट, तब उसे उस ग्रुप ऑफ पार्टीज को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, आपको अगर रूलिंग पार्टी बनना है तब उसके लिए आपको 276 का मार्क क्रॉस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब तक पार्टीज क्रॉस नहीं करेंगी तब तक कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं बनेगी। उसके लिए एक साथ कई पार्टीज एक साथ में आती हैं और एक गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट बनाती हैं। सीधी सी बात है, ये आपका कोलिशन गवर्नमेंट होता है। एक आप चीज बस इसमें लिखते हुए चलिए, दैट आर्टिकल 21 इज द राइट टू लाइफ। हर इंसान के पास जीने का मौलिक अधिकार है। सीधी बात, और बात खत्म। या ये लिख लीजिएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बस खत्म चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले चैप्टर का नाम है आपका जुडिशरी। अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इंडियन पार्लियामेंट क्या होता है, कैसे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर क्या काम होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज जुडिशरी। भाई जुडिशरी हमने पढ़ा अभी अभी कि भाई कोर्ट्स इन जुडिशरी इज द बॉडी, इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इंटरप्रेट्स द लॉ। भाई अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है दैट प्रोहिबिट समथिंग और दैट allows something, but आपको उससे प्रॉब्लम है, you will reach the court and if the court finds it unconstitutional, the court will abolish that law, make changes in that law. The court has that power, ठीक है, to make changes or completely cancel out the law. 3 लेवल ऑफ लॉज कोर्ट्स हैं आपके पास, वो देख लेते हैं। पहले आपके पास सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एपेक्स कोर्ट। ठीक है, एपेक्स, ये भी लिख लीजिएगा। ओके, सेकेंड है आपके पास, सेकेंड लेवल पे आपके हाई कोर्ट्स, जो कि स्टेट लेवल पे फंक्शन करते हैं, हाई कोर्ट्स। उसके बाद आपके पास आते हैं लोकल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स, यू कैन से। इसमें आपके पास एक चीज और है, सब डिविजनल लेवल पे भी कोर्ट्स तो नहीं कहेंगे, तहसील होती है सब डिविजनल लेवल पे, उसे याद रखिएगा। सब डिविजनल लेवल पे छोटे मोटे चीज़ों के लिए तहसील इज अवेलेबल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तहसील और सबके बारे में। बट चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। मैंने अभी आपको बताया भाई, कोई भी अगर किसी ने भी कोई क्राइम कमिट करा है, तो इफ यू वांट टू गिव दैट पर्सन पनिशमेंट, यू विल रीच द कोर्ट so that court can grant that person punishment according to the constitution. And if you have any problem with anything according to the law, you can claim on that law also. तो judiciary review करती है as the final interpreter of the constitution. The judiciary also has the power to strike down a particular laws passed by the parliament if it believes that these are the violation of the basic structure of the constitution. वही बात जो मैंने भी आपसे कही, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी को लगता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ गलत है, या बेसिक स्ट्रक्चर जो एक आउटलाइन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसे हार्म कर रहा है, उसे वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उसे स्ट्राइक डाउन कर देती है या उसमें कुछ चेंजेस कर देती है। एक चीज मैं आपको और बताता हुआ चलूं कि फर्स्ट पेज ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसे कहते हैं हम प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल में इज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें समराइज फॉर्म होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप देखेंगे आपकी 8th क्लास की साइंस की बुक के पहले पेज पे है
आप पेज पढ़ लीजिए, दूसरे तीसरे पेज पे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन सोशल सेक्युलर रिपब्लिक, तो ये आप पढ़िएगा। दिस इज द दिस preamble इज द शॉर्ट वर्जन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, एक पेज में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी इमेज दे रखी है ना यहाँ पे, दिस इज योर सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? भाई जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, ये समझते हुए चलते हैं। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी भाई। केसेस जो होंगे उन्हें स्विफ्ट कर दिया जाएगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करता है आपके। कुछ लोगों को जस्टिस मिलेगा, कुछ लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा, कुछ लोगों के लिए जस्टिस जो है वो बायस होगा, कुछ लोगों के लिए अनबायस्ड होगा, है ना। किसी के लिए ज़्यादा, किसी को पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। तो इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सबको इक्वल लेवल पे पनिशमेंट मिल सके। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट एवरीवन इज सेम इन द साइट ऑफ लॉ, सब लोग बराबर हैं, इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी। सबके पास सब इक्वल हैं, सबके पास बराबर राइट्स हैं, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जुडिशरी के पास जाना होगा। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? ये हमने अभी आपको बता दिया। एपिक्स लेवल पे आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपके हाई कोर्ट, उसके बाद आपके लोकल कोर्ट्स। लोकल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। हाई कोर्ट जो है स्टेट में एक होता है, यूपी में 2 हैं, और आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी कंट्री के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अपील होती है, पीआईएल डलती है, उस पर पीआईएल पे लिस्टिंग होती है। सिविल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, सिविल कोर्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स होती है। सिविल प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं? जो सिविलियन के मसले होते हैं उन्हें हम सिविल कोर्ट में डिस्कस होती हैं। जो भी There are 2 types of courts, civil court and criminal court. Civil court वो जहाँ पे सिविल मसलों के बारे में डिस्कशन होता है, जहाँ पे सिविल प्रॉब्लम्स को पे वर्डिक्ट दिया जाता है, और क्रिमिनल कोर्ट वो जहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स में डीलिंग करी जाती है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। Does everyone has the access to courts? भाई बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपको राइट टू इक्वालिटी प्रैक्टिस करनी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको एक्सेस तो होना चाहिए ना कोर्ट्स का। क्या क्या सबके पास ये एक्सेस है कि कोर्ट पे हर कोई इंसान जा सके? बिल्कुल है। आप पीआईएल फाइल करिए और आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपना इशू। पीआईएल होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे एक वकील ही फाइल कर सकता है। आपको पुलिस के पास जाना है तो आप ये एफआईआर फाइल करते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। आप अपना केस फाइल करिए पीआईएल के थ्रू, एंड इट डिपेंड ऑन द कोर्ट कि कोर्ट को वो फिर केस सुनने लायक है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। और उस पर जो भी वर्डिक्ट होगा, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक वर्डिक्ट दे दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया तो वो फाइनल हो जाता है। बट अगर लोकल कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो इन अ हायर कोर्ट विच इज योर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है, चैप्टर खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अगला चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन समझ लेते हैं। मार्जिनलाइजेशन होता है जब किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर लोगों को आप अपने से अलग कर देते हो, मतलब काफी सारे इंजॉयमेंट से, राइट से उन्हें सप्रेस करते हो, तब एक कम्युनिटी, कुछ खास लोग मार्जिनलाइज हो जाते हैं। जब आप किसी को आगे नहीं बढ़ने दोगे तो वो पीछे रह जाएगा। आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, वो इंसान क्या है, पीछे होता रहेगा। यही केस किसके साथ था? शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के साथ रहा, दलित के साथ रहा, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी के साथ यही सेम चीज होती रही कि उन्हें लोगों ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया। अब तो बहुत हद तक सिचुएशन चेंज हो गई है, बट पहले ये बहुत ज़्यादा था कि दलित को दलित के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ करता था बहुत बुरा हुआ करता था। यही एग्जाम्पल, यही केस यहाँ पे दिखाया गया है। आदिवासी के बारे में बताया गया है हमें। तो बेसिकली एक बार मार्जिनाइज हम वापस समझ लेते हैं। मार्जिनाइज आर दोस हु आर typically you can say the people who are backward class, so they are socially marginalized. Adivasis as the original inhabitant,
ठीक है, लिटरली मीन्स द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ये वाली चीज़ आप जो है ये याद करके रख लो, एक सेकेंड, इसे आप याद करके रख लो, ठीक है, लिख लो बल्कि, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasis group in India. Adivasis are particularly in numerous states like, ये चीज याद कर लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपकी मिजोरम, आसाम, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय में, मणिपुर, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं आपकी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं आदिवासी से, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप होता है जब आप किसी पर्टिकुलर लोगों को एक सेम फ्रेम में रख के, एक तरह जिसे कहते हैं तराजू में रख के तोल दे सबको, तो एक ही तराजू में रख के सबको तोल देते हो। भाई हर इंसान अलग है ना, हर इंसान का अपना अलग पोटेंशियल है, हर इंसान अलग है। बट आप अगर जब किसी पर्टिकुलर लोग को, जैसे सपोज वुमेन के एग्जांपल ले लो, कि औरतों को ये सब मानते हैं कि ये सब डोमेस्टिक कामों के लिए है, तो हर औरत नहीं है, हर औरत के अपने पर्सनल, भाई औरत भी तो इंसान है ना, उसके पास अपने पर्टिकुलर राइट्स हैं, और हर औरत की अपनी खुद की पसंद है, वो जो चाहे वो करे, है ना। तो ये स्टीरियोटाइप करना कि और वुमेन्स जो हैं सिर्फ डोमेस्टिक कामों के लिए, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो ये स्टीरियोटाइप होता है, इसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो ये जो चीज़ आदिवासी के साथ कही जाती है, जो भी पिछड़े हुए इलाकों से आता है, थोड़े बैकवर्ड रीजन से आता है, उसे हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये ही माइट बी और शी माइट बी वेरी इलिटरेट और वेरी अनसिविलाइज्ड, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत सिविलाइज होते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा तमीज़ के होते हैं, बट स्टिल दिस इज स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या सिर्फ आदिवासी जो हैं वही सिर्फ मार्जिनलाइज्ड हैं? नहीं, जितने भी लोग माइनॉरिटी में होते हैं वो सब कहीं बहुत हद तक मार्जिनलाइज होते हैं। मेजॉरिटी पे तो सबकी नज़र होती है, बट माइनॉरिटीज़ पे लोगों की नज़र कम पड़ती है। तो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं बहुत हद तक मार्जिनलाइज होती हैं। इसी का एग्जाम्पल है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनाइजेशन में, कि भाई आप जो जैसे जो भी माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, ये सब माइनॉरिटी में हैं। So, according to 2011 census, Muslims are 14.2% of Indian population are considered to be marginalized community because they are having a comparatively lower status of socio-economic development. ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि भाई उनका जो स्टेटस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलबींग है वो बहुत कम है। टोटल इंडियन पॉपुलेशन का 14.2% थे वो कब, 2011 में, और अब चल रहा है 2025। 2011 में आखिरी बार सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन सर्वे हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। तब ये 14.2% थे, अब तो और बढ़ गए होंगे। तो बट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत कम है। भाई इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं किससे, सोसाइटी से। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये कुछ सर्वेज करे गए थे कि भाई कितने % लोग किस फील्ड में कितने ज़्यादा वो हैं। ये सर्वे जो है ये उठाया गया था फ्रॉम सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कब बनी थी, इन 2005। ठीक है, तो 2005 में आई थी सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिसमें बात हुई थी अबाउट व्हाट, मुस्लिम के सोशियो इकोनॉमिक और वेलबींग के बारे में बात करी गई थी। उसी के ग्राफ्स और स्टैट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये उठाई गई हैं कहाँ से, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पूरा। अब कुछ ये कीवर्ड्स हैं यार, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें 2-3 कीवर्ड्स, इसे बहुत अच्छे से देख लो। पहली चीज़ हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, जब भाई गवर्नमेंट में, नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट ग्रुप में, जब लेवल को अलग अलग कर दिया जाता है, लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर के पास पावर का मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, एंड जब जैसे जैसे आप उस पिरामिड में नीचे की तरफ जाते हो तब पावर कम होती जाती है। टॉप ऑफ द लेयर पे जो है उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, उसके बाद जो उनसे नीचे होंगे उनके पास उससे कम, उसके बाद उससे कम। यही एग्जांपल आप जो है हायरार्की का एग्जांपल ले सकते हो इन व्हाट, इंडियन कम्युनिटीज़ में।
जो मेजोरिटी है उसके पास सबसे ज्यादा पावर वो होल्ड करेगी, वो हायरार्की में सबसे ऊपर होगी, उनके पास सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। और उसके बाद जो उनसे कम होंगे उनके पास उससे कम पावर होगी, उससे उनके पास जो भी जो सेकंड ऑफ द पिरामिड में होंगे उनके पास पावर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर उससे कम होगी। स्टार्ट करते हैं अपने अगले चैप्टर से जो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि भाई मार्जिनलाइज जो लोग हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, वो मार्जिनलाइज क्यों हैं, हम किसे मार्जिनलाइज कहते हैं, हमने ये पढ़ा था फर्स्ट इससे पहले वाले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, मार्जिनलाइजेशन खत्म करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपका आता है आर्टिकल, सॉरी, ठीक है, आर्टिकल 15 which states that there should be no discrimination on the basis of caste, creed, color, religion, जेंडर। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भाई आप किसी भी दलित को, शेड्यूल कास्ट को आप टेम्पल में घुसने से या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं रोक सकते, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। लॉज, कुछ लॉज आए इनके लिए, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड ऑल। एक चीज आप यहाँ पे और है, एक और एक्ट आया था, जो आपका एक एक्ट आया था और उसका नाम था SC एक्ट ऑफ 1989। इसमें इस एक्ट में दलित्स को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, आदिवासी को ये बेनिफिट दिया गया था कि कोई भी इंसान इनके खिलाफ कोई भी गलत एट्रोसिटीज नहीं कर सकता, इनके खिलाफ कोई भी ज्यादती ऑपरेशन इनके ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पे ये लॉज लेके आए इनके लिए, इनको दलित्स को फंडामेंटल राइट दिया गया कि वो अपने लिए लड़ सकते हैं और इनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन उनके ऊपर नहीं हो सकता। और इन पॉलिसीज के साथ गवर्नमेंट ने कुछ और बेनिफिट्स दिए SC/STs को, जो है एक आपका रिजर्वेशन का। ठीक है, SC/STs को रिजर्वेशन दिया गया काफी सारी जगह पे, जॉब्स में सपोज, है ना, एग्जाम्स में, ऑल्सो लेजिस्लेचर में भी जगह दी इन लोगों को, जिससे इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन और बेहतर हो सके, इन लोगों के राइट्स के लिए कोई आवाज उठाए। ठीक है, तो दे आर सीट्स रिजर्व फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स इन द पार्लियामेंट, लोकसभा। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। ठीक है, ये है आपका। और ये जो मैं एक्ट की बात कर रहा था वो एक्ट आपका यहाँ मेंशन है। अब अगला चैप्टर है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज। अब हम पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है। तो भाई हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उससे हमें पब्लिक फैसिलिटीज देती है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन और आपके, ठीक है, डिफेंस में भी टैक्स से ही पैसा लगता है। जो भी बाकी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे डिफेंस के लिए जो हमारी आर्मी को पैसा दिया जाता है वो थ्रू हमारे टैक्सेस ही दिया जाता है। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, इन सब में ये सब पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आते हैं। हेल्थ, तो सबसे पहले समझ लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है। भाई देखो, पब्लिक फैसिलिटीज वो चीजें जो फैसिलिटीज, फेवर जो पब्लिक को मिल रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसे कैसे कमाती है? फ्रॉम टैक्सेस। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और वो इस्तेमाल करती है उसे हमारे डेवलपमेंट में, हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। फैसिलिटीज जैसे क्या? हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे इलाज बहुत कम में होता है, उसका मैक्सिमम खर्चा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे बहुत सस्ते में पढ़ाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो उठाते हैं वो सरकार उठाती है। ठीक है, तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब बहुत बेसिक नेसेसिटीज हैं जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ले रखी है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ट रूल which is your article 20, okay, article 21, which states that everyone has the right to live, to basic necessities like health care, education, ये सब बेसिक नेसेसिटीज के अंदर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, हमने पढ़ा था अभी। तो
ये सब देना सरकार को ज़रूरी है, जिससे जो इंसान, जो लोग एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को सरकार ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे क्योंकि वो भी सोसाइटी में बने रहें, उन्हें भी ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड मिल सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी कुछ स्टोरीज दे रखी हैं, केस स्टडीज़ हैं, कैसे कैसे क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई पब्लिक फैसिलिटीज़ के क्लीन वाटर सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, साफ सुथराई। अभी इससे पहले वाले चैप्टर में टॉपिक था स्कैवेंजिंग का। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ के ही अंदर आता है। अच्छा, ये सब जो सर्विसेज होती हैं, हमें प्रोवाइड कैसे होती हैं भाई? डायरेक्ट मोदी जी तो आपके घर पे नहीं आ रहे हैं ना काम करने के लिए कि वो अच्छा वो देखने आ गया, अच्छा आपके घर पे पानी आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसके लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं जो ये सब चीज़ें आपके घर तक प्रोवाइड करेंगी। सपोज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब बनाए गए हैं आप सबके, आपके घर के पास में ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, जिससे आपको कांटेक्ट करने में, इस सर्विस को अवेल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, रोज सुबह आप देखते होंगे आपके घर के बाहर एक गाड़ी आती है गार्बेज लेने के लिए, कूड़ा लेने के लिए। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी सिटी की जो है वो उन गाड़ियों को प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी सिटी भी क्लीन रहे और हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का ही काम है, जब आप देखेंगे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखना, कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड इस्तेमाल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच सकें। अब क्योंकि बिकॉज इंडिया में इतनी अनसर्टेनिटी है ऑफ रिसोर्सेज, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, तो इस चीज़ को भी मेंटेन करने में सरकार का ही काम होता है। ये भी सरकार का ही काम है कि भाई जो इंसान, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो तो सब खरीद सकता है ना, जिसके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, तो अंबानी जी तो पूरी सिटी खरीद सकते हैं ना, लेकिन वो ये ना कर सकें, वो ये अपनी जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है ये अपने पास ही रखें, और ये सब इससे किसी और को नुकसान ना हो, इसलिए ये काम भी गवर्नमेंट का है। ठीक है, प्रोडक्शन और सप्लाई की डिमांड, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट का है। पब्लिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इसके साथ ही साथ और भी तरह की सर्विसेज, जैसे आपके घर पे पानी पहुंचाना, पब्लिक वॉशरूम, साफ सफाई रखना नेशन स्टेट वाइज, और क्राइम को कंट्रोल में रखना, फैसिलिटीज प्रोवाइड, जैसे भाई गवर्नमेंट बैंक्स, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो है लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है जी भाई, मैंने आपको बताया था लॉ क्या होता है। लॉ एक कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाए जाते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें हम लॉ कहते हैं। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करता है और इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद आती है जुडिशरी, जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें लॉ एंड जस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक हाँ, ये देखो भाई, इसमें एक केस स्टडी के बारे में बात करी गई है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। इसकी केस स्टडी है यहाँ पे। भोपाल गैस ट्रेजेडी 24 ईयर्स पहले, अब ज़्यादा हो गया यार भोपाल, अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 1984 में हुआ था। 1984 में, एग्जैक्ट डेट भी यहाँ मेंशन है, 2 दिसंबर। ठीक है, को रात को हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसमें यह हुआ था कि यूनियन कार्बाइड एक इंडस्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड, आप ये नाम याद रखना, यूनियन कार्बाइड। ठीक है, और रात के 12-1 बजे यहाँ पे गैस लीक होना स्टार्ट हुई। यूनियन कार्बाइड ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की और पेस्टिसाइड्स की एक फैक्ट्री थी। इसमें क्या कहते हैं, वहाँ जो गैस लीक जब होना स्टार्ट हुई तो वो धीरे धीरे पूरे भोपाल में फैलती चली गई। रात को बहुत कम ही लोग सर्वाइव कर सके। जो ज़्यादातर लोग जो वहाँ सर्वाइव करे भी, वहाँ पे जो रहे, उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने लग गए। ठीक है, तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, इसमें काफ़ी सारे लोग मरे। एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे दे रखा है ऑफ 8,000 पीपल। 8,000 पीपल वर जो उसी रात को ख़त्म हो गए थे।
ठीक है। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि भाई ये इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि इस कंपनी ने, जो यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी, इसने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। जो सरकार ने लॉ निकाला था, रेगुलेशंस दी थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप नहीं कर रखी थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतने सारे लोग की डेथ हुई, और इसके साथ बहुत सारे लोग आज भी वहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, सर्वाइवर्स हैं जो वहाँ के, उनके साथ बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, चलिए जी। तो ये आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हो गया। इसके बाद सरकार ने बहुत सारे एक्शंस लिए इसके खिलाफ। जो भी लोग बचे उन्होंने केस करा, सोशल जस्टिस मिली उन लोगों को, और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए गए, एंड एट लास्ट यूनियन कार्बाइड को बंद होना पड़ा। और उसके बाद जो ये मेजर्स थे, इंडस्ट्रियल मेजर्स थे, इन पे बहुत ज़्यादा सख्ती होनी स्टार्ट हुई। बट आज भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना अनट्रीटेड वेस्ट सिटी सॉरी सीज में डंप कर देती हैं। यमुना गंगा आप देखेंगे इतनी गंदी इसलिए है, इसकी सबसे एक मेजर वजह जो है वो ये है कि भाई उसमें इंडस्ट्रीज जो उसके आसपास हैं उसमें अपना अनट्रीटेड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, हर तरह का वेस्ट उसके अंदर डंप कर देती हैं। उससे क्या होता है, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो सी लाइफ क्रिएचर्स हैं वो सब खत्म हो रहे हैं उसकी वजह से, और बहुत सारी जो लोग उसके आसपास रहते हैं उन्हें भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो कुछ सेफ्टी लॉज लाए गए, जैसे मैंने आपको बताया राइट टू लाइफ का। तो इसके अंतर्गत राइट टू लाइफ में जबकि हर किसी इंसान के पास ये हक है जीने का, जो भी लोग उसके आसपास रह रहे हैं, जो भी लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं, ये तो उनके फंडामेंटल राइट को थ्रेट है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी लॉज लेके आई, एंड बस इसमें और तो कुछ नहीं लगता, नहीं इसमें कुछ खास है। आपका क्लास 8 की जो सिविक्स है वो आज अभी पूरी होती है, और कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह देखिए हम जल्दी ही अपनी क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको डेली क्वेश्चन पेपर्स करवाएंगे, 100 क्वेश्चंस डेली हर सब्जेक्ट के, जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम खतरनाक हो जाएगी।